बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करते हुए अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रही हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इजीली इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों और वो इससे रिलेटेड अपने नोट्स भी इजीली प्रिपेयर कर सकें। और प्लेलिस्ट में आपकी तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर भी पढ़ सकती हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लें कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एक्चुअल में किसने ड्राइव किया है, कौन से मैथमेटिशियन ने इन इक्वेशंस को ड्राइव किया है। ठीक है, ये तमाम सारी डिटेल हम पहले पढ़ेंगे और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप ऑब्वियसली अपनी हायर क्लासेस में जाके भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। यही सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज हैं और ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको ये तमाम टॉपिक्स हेल्प आउट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। द एंशियंट ग्रीक्स न्यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड्स। यानी जो ग्रीक्स थे वो एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड कहते हैं हम सेंटर को। जैसे लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के ये सेंटर है। ये मैं एक पॉलीगन बनाती हूँ, ये तो पॉलीगन का सेंटर ये है, इसे हम सेंट्रॉइड बोल देते हैं। यानी किसी भी फिगर का जो सेंटर होगा, इन तमाम फिगर के सेंटर्स की जो कलेक्शन है ना उसे सेंट्रॉइड बोला जा रहा है। इसमें जो जो इस तरह के वर्ड्स आएंगे वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी और इसके अलावा भी कोई वर्ड हो जो आपको नहीं समझ आई और मैं यहाँ वीडियो में ना बता पाई हूँ तो आपने वो कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है। विच आर रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों वर्ड आपके लिए न्यू होंगे। कैलकुलस में हम डील करते हैं अलजब्रा की तकनीक्स को। ठीक है, और हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी कर्व में क्या चेंजिंग आई है। इंटीग्रल भी चेंजिंग की ही डेफिनेशन को हम कंसिडर करते हैं। और ये तीन टर्म्स जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों वर्ड जो हैं, इन वर्ड्स को जैसे हम मेथड में इस्तेमाल करेंगे वो मेथड हमें बहुत काम आते हैं, इंटीग्रल एंड कैलकुलस। और अभी जो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है वो भी कैलकुलस से रिलेटेड था, अलजेब्राइक टेक्निक्स थी उसमें भी। और इंटीग्रल जो है ये भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, मेथड है, डिस्क्रिप्शन है टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड। और इंटीग्रल के अपोजिट जो चीज़ है वो पहले हम इस चैप्टर में यानी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर जो है वो बेसिकली इंटीग्रल्स पर ही कंसिस्ट करता है। लेटर ऑन, बाद में, इन दी 17th century, सर इसाक न्यूटन एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनाइज, यानी इन दोनों ने अ जर्मन मैथमेटिशियन, लिबनाइज जो है ये जर्मन मैथमेटिशियन है, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस यानी कि जो मसलसल आता हुआ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, उसको मैयर करने के लिए उसने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा और उन्हें जो है वो दूसरों को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जो एरिया, वॉल्यूम है उसके हवाले से ग्रीक ने इंट्रोड्यूस करवाया ये कॉन्सेप्ट। और इंस्टेंटेनियस रेट यानी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज, वो हमारे पास गॉटफ्राइड और एक और मैथमेटिशियन है ये इसाक न्यूटन, इन दोनों ने हमें ये इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल बताई है। दे रीच्ड इंडिपेंडेंटली टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी इनकी इन्वेंशन है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये जो सेकंड चैप्टर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, इसाक न्यूटन और लेबनाइज ने। मोस्टली इसके पूरे नाम से तो नहीं लोग इसको जानते, इसका ये जो नाम है लेबनाइज, इसी से हम इसको ज़्यादातर जानते हैं।
आपको क्योंकि एमसीक्यू टाइप पेपर आता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन हिस्ट्री टाइप भी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। दे रीच्ड इंडिपेंडेंटली टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, मैथमेटिक्स बिकम a powerful tool for dealing with rates of change and describing physical universe। यानी फिज़िकल यूनिवर्स की जो अपेरेंस है उसको बताने के लिए भी मैथमेटिक्स एक बेसिक हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। जैसे पहले हम मैथ जो थी वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था, अब इस रेट ऑफ चेंज से क्या पता चल रहा है इसको थोड़ी सी एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। रेट ऑफ चेंज क्या है, जैसे देखें एक पार्टिकल अगर 3 मीटर पर अभी खड़ा है, ठीक है, अब वो मूव करके थोड़ा सा आगे 5 मीटर तक मूव कर गया, तो अब देखिए उसका रेट ऑफ चेंज, ये दरमियान में जो डिस्क्रिप्शन आ रही है 2 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये उसका रेट ऑफ चेंज है जो वो कवर करके अब आगे जा चुका है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज की आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको डिस्टेंस की एग्जांपल बताई। लेट्स सपोज एक व्हीकल है वो मूव कर रही है और एट 3 सेकेंड वो पार्टिकल जो है उसने कवर किया है 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। विद इन 3 सेकेंड दैट व्हीकल हैज़ कवर्ड ओनली 1 किलोमीटर डिस्टेंस एंड आफ्टर 10 सेकेंड ही दैट व्हीकल हैज़ कवर्ड 3 किलोमीटर। कंसिडर, तो अब टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस को अगर मैयर करना हो कि डिस्टेंस को मैयर करते हुए रेट ऑफ चेंज क्या आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। देखें अब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था 3 सेकेंड में, लेकिन दूसरी तरफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये रेशो फाइंड आउट करेंगे हम तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको इससे मज़ीद आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी मेनली डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ आ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी मोस्टली डिपेंडेंट रेट जो है वो हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वो मस्ट भी जो है वो एक होना चाहिए हमारे पास। और अब ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जिसका रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है जिस भी वेरिएबल का, उसे हम बना देंगे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी वाले वेरिएबल्स जो होंगे उन्हें बना देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ वी फर्स्ट एक्सप्लेन द टर्म्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी चैप्टर 1 के स्टार्ट में एक्सरसाइज 1.1 से पहले आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन मैंने बताई थी आपको, ठीक है, कि एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, वाई जो है ये डिपेंडेंट है। वो यूजुअली राइट y इज़ इक्वल टू, ये वाला साइन नहीं आपने करना, आपने ये कंसिडर करना है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन। ये यहाँ पर एलिमेंट का साइन आ जाएगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर द फंक्शनल रिलेशन। ये एक फंक्शनल रिलेशन है। फंक्शनल रिलेशन क्या होता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स को किसी भी रिलेशन के अकॉर्डिंगली कंबाइन करके लिखते हैं। अब ये देखें एक्स और वी ये किस रिलेशन से कंबाइन किए गए हैं, एफ रिलेशन से, कि वी जो है वो x² + 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर ये इनका फंक्शनल रिलेशन है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी डोमेन, ये डी डिनोट कर रही है डोमेन को, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम दैट डोमेन एफ ऑफ एक्स और दी एक्सप्रेशन यानी ये फंक्शन का जो एग्जैक्ट रिजल्ट है अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस पे एक 1 अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट रिज़ल्ट है, ठीक है, 2 अप्लाई करेंगे डिफरेंट रिज़ल्ट है, 1.5 अगर यानी इनके बिटवीन का रिज़ल्ट पुट करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट रिज़ल्ट है। अब ये देखें वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं
और ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये किसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ आ रही हैं। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के इनपुट यानी 1 to 1.5 हम ये पुट करते जा रहे हैं, y की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आती जा रही हैं। पहले 3.25 और फिर 5 और फिर 1.25, ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इन तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक रेट फाइंड कर रहे हैं कि ये किस रेट से चेंज हो रही हैं। यानी इसका ये जो हमारे पास इनिशियल ये वाला रिज़ल्ट है, इसका और इसका रेट ऑफ चेंज क्या आता है, इसका और इसका रेट ऑफ चेंज क्या आता है। सिमिलरली कोई से दो फंक्शन हमारे पास हों, यानी जिनके भी हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने हैं, वो कंसर्निंग एक्स की टू वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास, और उन एक्स की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन की भी वैल्यूज़ अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ। इट इज़ ऑब्वियस दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर वाई या आप एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एक्स। यानी जैसे जैसे एक्स चेंज होगा हमारे पास, हमारा जो फंक्शन है वो भी अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। As x behaves independently, so we call it independent variable, but the behavior of y or f of x depends on the variable x, so we call it the dependent variable. The change in the value of x पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इज़ कॉल्ड द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हम बोलते हैं इंक्रीज़ को या डिक्रीज़ को ऑफ x। यानी अब ये आ गया इंक्रीमेंट ऑफ x, इंक्रीज़ इन x और डिक्रीज़ इन x। यानी अगर मैं लिखती हूँ x इज़ इक्वल टू -3 है मेरे पास, तो ये क्या है, इसका डिक्रीज़ है। अगर मैं लिखती हूँ +5, तो ये क्या है, इसका इंक्रीज़ है। एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एक्स। और ये हम जिस पॉइंट का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है, यानी एक वैल्यू अगर मेरे पास x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, अब दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें पता चलेगा कि दोनों वैल्यूज़ कितना डिफरेंस रखती हैं एक दूसरे से, और ये डिफरेंस ही इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास डेल्टा एक्स के। और इस साइन को आपने पढ़ना है डेल्टा। ये सारा आपको इसलिए यहाँ से करवा रही हूँ कि आपको छोटी छोटी सी बातें आपकी बुक से भी क्लियर हों, और जो इससे अलावा मैंने पॉइंट आपको बताने हैं वो मैं आपको नोट्स पे डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। ये भी चीज़ें आपने एक दफ़ा स्टडी ज़रूर करनी है। द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y और f of x for the change delta x in the value of x is denoted by this। यानी x एक वैल्यू है x, और रेट ऑफ चेंज से मैंने डेल्टा क्या है, डेल्टा एक्स मैंने इसी में ऐड किया। ये मैंने क्या ऐड किया है, ये मैंने रेट ऑफ चेंज ऐड किया है, ठीक है। ये मैंने रेट ऑफ चेंज ऐड किया है। अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है, अगर एक वेरिएबल x1 है, दूसरी x2 है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ही देखें, अगर एक मैं चूज़ करती हूँ x, दूसरी मैं चूज़ करती हूँ x प्लस डेल्टा एक्स, दोनों की सब्ट्रैक्शन करवाएं। हमेशा आपने बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बड़े में से छोटे को भी क्या ऐसा ना समझें, बल्कि ये वाला जो बाद वाला नंबर होगा इसी ही में से आपने इस प्रीवियस को माइनस करना है। क्योंकि जब भी हमने रेट ऑफ चेंज ये करना है, पहले पार्टिकल इधर था, अब पार्टिकल इधर है, हम अब की बात से प्रीवियस वाली बात को माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस, और ये प्रीवियस वाली टर्म माइनस होगी। अभी देखिए माइनस हो गई, ये कैंसिल, ये इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स। जैसे डेल्टा एक्स यहाँ पर आया था वही यहाँ पर आ गया, तो हम ऐसे भी नंबर्स को शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे x में डेल्टा x का इंक्रीज़ हो गया है तो y में क्या फ़र्क आएगा, y के इंक्रीज़ को हम डेल्टा y से डिनोट करेंगे, ठीक है। डेल्टा y से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा f से डिनोट कर सकते हैं। सिर्फ ये दो सिंबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। f भी क्यों, क्योंकि फंक्शन f का है। अगर g का फंक्शन गिवन होगा तो हम फिर डेल्टा g लिखेंगे उसको, कि रेट ऑफ चेंज इन g, ठीक है।
In this chapter, we shall discuss functions of the form y is equal to f of x, where x is the domain of f and is called an independent variable, while y is called the dependent variable. ये आपने दोनों चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। MCQ आ सकता है इसका भी। ओके जी, नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब फिज़िक्स वाले तो थोड़ा सा समझ गए होंगे इस हेडिंग से ही कि रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंगली एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हो, वैसे ही अब यहाँ पर आप मैथमेटिक्स में उसी को थोड़ा सा जनरलाइज यानी थोड़ा सा बढ़ा कर डेरिवेटिव का नाम दे के पढ़ोगे। ओके जी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and its position from some fixed point after times t and t1 are given by this, यानी t सेकेंड के बाद पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस कवर किया और t1 टाइम के बाद पार्टिकल ने ये st1 डिस्टेंस कवर किया। और s क्या डिनोट कर रहा है? s जो है ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। स्पीड कह सकते हैं आप इसको, एस को, कि ये स्पीड फंक्शन को डिनोट कर रहा है इन टाइम टी, के एट टाइम टी वो किस स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास गिवन होने चाहिए। जब भी हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, दो वैल्यूज़ के लिए हमारे पास दो ही फंक्शन होने चाहिए। देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द टाइम इंटरवल, यानी अब ये देखें दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये दरमियान का टाइम निकाल लिया, यानी पहले इस पार्टिकल इस पोजीशन पे वो मूव कर रहा था, इस टाइम पे यहाँ पर था टी पे, और यहाँ पर t1 पॉइंट पे उसने यहाँ पर आ गया था वो t1 पॉइंट पे, और यहाँ वो t। अब यहाँ ये वाला टाइम हमने माइनस कर दिया है, इस टोटल टाइम से ये t वाला टाइम माइनस हो गया, तो बाकी कितना टाइम रह गया? ये दरमियान वाला, ठीक है। ये हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, और क्लियरली ये टाइम ही ज़्यादा होगा इस टाइम से, इसलिए ये ज़रा ग्रेटर देन में शो किया है। और इसी डेफिनेशन से हमने फंक्शंस भी सब्ट्रैक्ट करवा लिए, ठीक है, कि बाद वाली जो स्पीड है उससे पहली वाली स्पीड माइनस कर लेंगे, और जो बाद इस टाइम के बाद वाली जो स्पीड थी सारी की सारी वो अब यहाँ पे आ गई। अब रेट ऑफ चेंज का ये फार्मूला है कि फंक्शन की वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय दैट वैल्यूज़, ठीक है। अगर हम इन दोनों की रेशो, इसे रेशो भी बोल सकते हैं, सिंपल देखें ए रेशो बी लिखा हो तो उसे ए ओवर बी भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए ये वाली। ओके जी, तो ये मेरे पास है बच्चों, ये है हमारे पास रेशो फार्मूला के अकॉर्डिंगली rate of change. So this represents the average rate of change of distance over the time interval t1 minus t if t1 minus t is not small, यानी ये छोटा नहीं है, यानी ज़्यादा डिफरेंस हो इनमें। यानी एक बात है कि अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ 0.98 तो कितना फ़र्क आएगा? 0.02, ये तो छोटा आया। लेकिन उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा भी डिफरेंस आ सकता है ये, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा कंसीडर होगा, जो पॉइंट्स में आता है उसे हम छोटा कंसीडर करते हैं, और जो कोई नेचुरल नंबर आ जाता है उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो एक बड़ा नंबर है। पॉइंट्स में भी वो जो 0 पॉइंट से नंबर स्टार्ट हो। ओके, नेक्स्ट है then the average rate of change does not represent an accurate rate of change, यानी जितना ज़्यादा उनका स्मॉल हम मेजरमेंट कर रहे होंगे उतनी ही हमारे पास एवरेज जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है उतनी ही वो चेंजिंग वाली वैल्यू हमें नहीं देगा। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना रेट ऑफ चेंज भी हमें ज़्यादा मिलेगा। We can elaborate this idea by a moving particle in a straight line whose position in meters after t seconds is given by, ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस टाइम के अकॉर्डिंगली मूव करता है और अपना फंक्शन स्पीड के लिए ये बनाता है। ये अब एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व हो रही है यहाँ पे।
और ये इंटरवल में देखें, ये एक टेबल बना लिया, टी ये है और T1 ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। T1 एक्चुअल में ये T1 है, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन में हमेशा वो लिखेंगे TXY ही, लेकिन अंडरस्टूड बात है, पहले वाला आपने T कंसिडर करना है और सेकंड वाला आपने T1, और जब सब्ट्रैक्शन करनी है आपने तो T1 माइनस T करनी है, यानी बाद वाले में से आपने पहले वाला रिज़ल्ट माइनस करवाना है। अब ये देखें, सबसे पहले इस फंक्शन को 5 में लिखा, फिर इसी फंक्शन को 3 में लिखा। अब जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ वहाँ पर ये 5 आ गया, और सेकंड नंबर पे जहाँ जहाँ पर टी आ रहा है वहाँ वहाँ पर ये 3 आ गया। ये रिप्लेसमेंट, ये चैप्टर 1 जिन्होंने किया होगा उन्हें तो समझ आ रही है ये कि काम कैसे हुआ होगा यहाँ पे। ओके, अब ये मेरे पास सॉल्व होने से ये रिज़ल्ट बन गया 30, और ये 12 माइनस करने से मेरे पास आएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 9 आंसर है। यानी इसका रेट ऑफ चेंज इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आ गया 9। अगर वैल्यूज़ चेंज हो जाए 3 और 4, फार्मूला की वैल्यूज़ और ये सब्ट्रैक्शन 1, तो आंसर क्या आ गया 8। इसी तरह मज़ीद अगर कम कर दिया जाए तो ये देखिए, जैसे जैसे हम अपना T1 जो है वो रिड्यूस करते जा रहे हैं, हमारे पास रेट ऑफ चेंज भी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी जितनी वैल्यू हम क्लोज लेते जाएंगे उतना उतना हम अपना रेट ऑफ चेंज भी कम करवाते जाएंगे, हमारा रेट ऑफ चेंज भी कम आता जाएगा, और कम आने के साथ साथ हमारे पास वो रेट ऑफ चेंज एक्चुअली इम्प्रूव होके आ रहा है। We see that none of average rate of change approximate the actual speed of the particle after 3 seconds, मतलब 3 seconds के बाद वाला जो टाइम आ रहा है वो हमारे एवरेज रेट ऑफ चेंज के करीब यानी अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट आता जा रहा है। ये एक और एग्जांपल है उसी क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको s ऑफ t गिवन है t² प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, मज़ीद रिड्यूस कर दिए वैल्यूज़ हमने, यहाँ पे 3.1 पुट करके सॉल्व किया, फिर 3.01 मज़ीद रिड्यूस करके, ये देखें, तो ये देखें 7 के क्लोज वैल्यूज़ जा रही हैं अब हमारे पास। यानी देखें, जितनी क्लोज हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं उतनी ही हमारे पास क्लोज और छोटी छोटी वैल्यूज़ आती जा रही हैं। The above table shows that the average rate of change after 3 seconds approximates to 7 मीटर पर सेकेंड, यानी वो कम होते होते 7 तक आ रहा है, तो इसका मतलब 7 मीटर पर सेकेंड तक ही हमें आंसर दे रहा है। As the length of the interval becomes very very small, in other words we can say that the speed of the particle is 7 मीटर पर सेकेंड after 3 सेकेंड। ये आंसर बता दिया इन्होंने, ठीक है, डायरेक्टली। इस सारी चीज़ को मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के फार्मूला में डिस्क्राइब करूँगी। एक्चुअली यहाँ से ये फार्मूला ही बना दिया गया है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, ठीक है। ये मैं अभी आपको फार्मूला जो जनरलाइज फार्मूला उसमें आपको बताती हूँ। ओके जी, हम आगे अब यहाँ पे अपने एग्जैक्ट फार्मूला पे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस इन द इंटरवल। ये हमारे पास एक छोटा सा इंटरवल है। आपको ऊपर बताया कि रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, और 2 वैल्यूज़ होंगी तभी जब वो हमारे पास कोई इंटरवल, वो चाहे किसी इंटरवल में से आए या किसी सेट में से आए, लेकिन रेट ऑफ चेंज के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया इसका रेट ऑफ चेंज का। अब इस रेट ऑफ चेंज के फार्मूला को हम चेंज करना चाह रहे हैं इन मैथमेटिकल नोटेशन। तो अब इसको मैथमेटिकल नोटेशन में चेंज करना है, जैसे कि ये यहाँ पर स्टेप्स हुए हैं, ये वाले स्टेप्स। और अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि ये कैसे किया। यहाँ पर T1 की सब्स्टिट्यूशन कर ली है T प्लस डेल्टा टी। तो मैंने आपको कहा था कि नीचे हमने क्या करना होता है, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है।
तो नीचे जब इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या रह जाएगा, एक्स नहीं यूज़ करेंगे टी, क्योंकि एक्स वेरिएबल आ रहा है ना, टी वेरिएबल आ रहा है, सो यहाँ पर भी हम टी ही कंसीडर करेंगे। इसे दोबारा बता देती हूँ मैं। ओके, ये टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, ये स्टार्टिंग पे टी था, बाद में टाइम हो गया हमारे पास T1, और T1 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, टी प्लस डेल्टा, तो ये कैंसिल, और ये डेल्टा टी इधर देखें ये डिवाइड हो गया। और रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हुए हम लिखते हैं एस ऑफ T1 माइनस एस ऑफ टी, तो T1 की जगह पर ये इसकी सब्स्टिट्यूशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास बन चुका है। अब ये देखें हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला रिज़ल्ट है डेल्टा टी, ये जितना ज़ीरो के करीब होगा उतनी ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। जैसे ये देखें ऊपर वाले टेबल पे माइनस हो रहा था 0.1, फिर माइनस करवाया 0.0, फिर माइनस किया, तो ये यानी वैल्यूज़ छोटी होती जा रही। किसको अप्रोच कर रही हैं ये ज़ीरो तो नहीं आ रही वैल्यूज़, लेकिन क्या कर रही हैं ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं। तो हम यही नीचे लिखेंगे कि ये ओवर में जो नंबर भी है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है ओवर में, डेल्टा टी, तो हम यही लिखेंगे कि ये जो डेल्टा टी आ रहा है ये हमारे पास अप्रोच करे ज़ीरो को, राइट। यानी ये डेल्टा टी, ये डिफरेंस इतना छोटा होना चाहिए कि ये अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, तभी हम ज़्यादा एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का इनिशियली। अब यही फार्मूला हम अपनी डेरिवेटिव वाली साइड पर लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर। फिर भी कोई पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। If x1 approach to x, this approach to x, यानी कि बहुत करीब हो, बहुत नियर हो। अप्रोच का मतलब यही है कि ये दोनों बहुत करीब तरीन हैं। जैसे देखें x1 को कंसीडर करें 3 और x को कंसीडर कर लें 2.998, तो ये देखें ये अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करवाएं तो क्या होगा, ये अप्रोच करेंगे ज़ीरो को। और क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये जो नंबर है ये नीचे वाला जो नंबर है आ रहा है ये वाला, ये अप्रोच कर रहा है हमारे पास 3 को। ठीक है, जो भी एग्जैक्ट नंबर हो हम उसे कंसिडर करेंगे। ऊपर वाला नंबर आप ले सकते हो 0.2001 और नीचे वाला ले लो 2। तो अब क्या हो रहा है, ये नीचे वाला नंबर आपका ऊपर वाले नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। हमेशा छोटा नंबर जो होगा वो आपके बाद वाले नंबर पे ही अप्रोच करेगा। जैसे पहले टी नंबर रखा हमने, बाद में T1, तो अब क्या है हमारे पास T1 अप्रोच कर रहा है हमारे पास टी, यानी ये बहुत नियर अबाउट नंबर्स हैं। x1 के बहुत नियर आ रहा है, तो नियर का मतलब ही हम अप्रोचिंग में लेते हैं। इसी को यहाँ पे ये फार्मूला में चेंज करना चाह रहे हैं हम। ये देखें नियर होने की वजह से इस पे ये लिमिट अप्लाई की, x1 अप्रोच कर रहा है x को। Provided this limit exists is called the instantaneous rate of change of f with respect to x at x and is written as f prime। यानी इस सारे फार्मूला को डिनोट करवाना हो तो हम लिखते हैं f प्राइम ऑफ x। और अब इसी चेंज को हम चेंज करेंगे डेल्टा में। अब ये मेरे पास आ गया x1 x प्लस डेल्टा के अकॉर्डिंगली इसकी रिप्लेसमेंट की, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई डेल्टा x, जो मेरे पास यहाँ डिवाइड हो गई। और अब सिंपल जो डेल्टा x है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। ये आ गया प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये इसलिए कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और आपको पता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर से आपने सीखा होगा कि लिमिट एग्जिस्टेंस क्या होती है। is defined to be the derivative of f, differential coefficient of f with respect to x at x is denoted by
f prime of x. The domain of f prime consists of all x for which the limit exists. If x is the element of the domain and first derivative exists, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, देन f is said to be differentiable at x. यानी ये तमाम डाटा हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर दे तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट x. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f प्राइम इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन. नोटेशन और डेरिवेटिव. नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, यानी अब डेरिवेटिव लिखने के लिए हम किस तरह की नोटेशन को यूज़ करेंगे वो अब इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे. सेवरल नोटेशंस आर यूज्ड फॉर डेरिवेटिव्स. वी हैव यूज्ड द फंक्शनल सिंबल एफ प्राइम. यानी ये जो फंक्शनल सिंबल है, फंक्शन के ऊपर एक छोटा सा प्राइम, ये हमारे पास सिंबल है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को लिखने के लिए. फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स फॉर द फंक्शन वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब हम वो स्टेप स्टार्ट करते हैं जिन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का वो चेंज जो x यानी डेल्टा x चेंज को x में ऐड करके टोटल चेंज जो है हमारे पास इक्वेशन में आता है. एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x. अगर हम x की जगह पर अपनी वैल्यू यूज़ करें x प्लस डेल्टा x, यानी रेट ऑफ चेंज भी यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये क्या आएगा मेरे पास y प्लस डेल्टा ऑफ y. राइट, ये हमारे पास हमारा वो सॉल्यूशन है जब रेट ऑफ चेंज भी हमारे पास हमारे एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शामिल होगा. ठीक है. और अब इसके बाद फिर डेल्टा वाई इज़ द इंक्रीमेंट ऑफ वाई, यानी उसका चेंज जो है वो आ रहा है डेल्टा वाई में. कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एक्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स. देन अब यहाँ पर ये देखिए दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन है. ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास अगर y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू है और दोनों साइड पे ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. आपने लेक्चर ध्यान से सुनना है और हर एक एक बात को फॉलो करना है. और ये माइनस वाई हो गया यहाँ पर, ये वाला y, और इस साइड पर आकर ये x जो है एफ ऑफ एक्स ये माइनस हो गया और ये x से कैंसिल हो गया और यहाँ से ये रिज़ल्ट हमारे पास आया, ये जो नीचे है लिखा हुआ ये. राइट, और अब ये हमारे पास चेंज आ गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, डेल्टा एक्स से बहुत साइड पे डिवाइड करवा दिया. अब ये देखें ये वही फार्मूला बन चुका है जो अभी हमने पीछे पढ़ा. ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का प्रीवियस फार्मूला हमारे पास ये बन चुका है. लेकिन अब क्या करें, हम इसकी नोटेशन बना रहे हैं, ये वाली नोटेशन बना रहे हैं. और ये नोटेशन किस तरह से बन रही है हमारे पास इस तमाम कैलकुलेशन को हासिल करने के लिए जो जो स्टेप हम फॉलो करते जा रहे हैं वही सारे स्टेप्स हम इस पे भी अप्लाई करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया. अब देखिए फर्दर हमारे पास नेक्स्ट इसके लिए क्या स्टेप होता था कि हम लिमिट अप्रोच करवाते थे, डेल्टा एक्स अप्रोच करवाते थे 0 पे. सो ये मेरे पास नोटेशन है डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वाली. ये क्या किया, दोनों साइड पे
दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करवा दी, डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो, और यहाँ पर भी अप्रोच इज़ ज़ीरो आ गया है दोनों साइड पे। और ये हमारे पास वो रिज़ल्ट है जिसे हम अपने डेरिवेटिव के इक्वल कह सकते हैं। और इस रेट ऑफ चेंज को हम डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी ये क्या है, ये डेरिवेटिव की नोटेशंस हैं। उनमें से किसी भी नोटेशन को हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं। तो क्लियर, ये वाले स्टेप्स, ये इस कैलकुलेशन को हासिल करते हुए वाई पे हमें क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई करवाने पड़े स्टेप बाय स्टेप, वो अभी यहाँ पे पढ़े आपने। और उससे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज ये आ रहा है, तो ये हमारे पास हमारी टोटल इक्वेशन बन गई है। The symbol dy by dx is used for the derivative of y with respect to x, यानी जो लोअर साइड पे वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन उसी के अकॉर्डिंगली होगी, यानी कि जो फंक्शन है वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस करता है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डी एंड डी एक्स, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का मतलब होता है ना जैसे लिखा हो 20/15 लिखा हो, तो ये क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल हो सकता है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिजल्ट है और कंबाइन है। ऐसा ना हो कि किसी दिन बच्चे कटिंग करने लगे और डी को डी से कैंसिल कर दें और कहीं वाई ओवर एक्स आंसर आ गया। ऐसे डायरेक्ट नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये डी डी कैंसिल ना कर देना। ये एक दफ़ा बच्चों का टेस्ट चेक करते हुए मैंने नोट किया, बच्चे आराम से डी को डी से कैंसिल करें और आराम से वाई बाई एक्स आंसर। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आपने करनी, ठीक है। और ऐसी गलतियाँ वही बच्चे करते हैं जो लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं करते, फिर छोटी छोटी बातें जब रह जाती हैं फिर वो बाद में उसी में गलतियाँ करते हैं आके। नाउ वी राइट इन अ टेबल, ये हमारे पास टेबल है, वो तमाम टेबल जो मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने अपने अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। लेबनाइज कहता है कि ये सिंबल यूज़ करना बेहतर है, यानी उसने ये सिंबल इंट्रोड्यूस करवाई कि डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है और डी एफ बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। न्यूटन का कहना है कि एफ़ ऑफ एक्स ही लिख दिया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा एफ़ जो है ना ये स्टाइलिश है, यहाँ पे बिल्कुल इसी एफ़ की तरह लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी नोटेशन है न्यूटन की वो इसको थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिश सा करके तो फिर एफ़ को रिप्रेजेंट करता है टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। लग्रांज ऊपर प्राइम लगाता है और काशी क्या लिखता है, डी ऑफ एफ़ ऑफ एक्स, डी डिनोट डेरिवेटिव डिफरेंशियल। इफ़ वी रिप्लेस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी अब वापस आ रहे हैं हम अपनी एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ। एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स एंड एक्स बाय ए, यानी अब हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव एट अ कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर आप अपने नोट्स में जब इसको लिखो तो यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिएगा डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। then the expression this becomes, यही बन जाएगा जब इसकी जगह x आएगा और इसकी जगह पर a आ जाएगा। तो ये देखें, ये मेरे पास रिज़ल्ट बनेगा यहाँ से ये वाला, और नीचे वाली कैलकुलेशन भी चेंज होगी क्योंकि डेल्टा x अगर मेरे पास चेंज हो रहा है x के अकॉर्डिंगली तो, और x चेंज हो रहा है a के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास ये नीचे वाला रिज़ल्ट भी चेंज होगा। अब ये नीचे वाला रिज़ल्ट जो है ये कैसे चेंज हुआ, नीचे हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू में से माइनस करते हैं इस वैल्यू को, तो क्या हुआ, इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो ये देखिए यही हुआ होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी तो यही हुआ हुआ, इसमें से इस रिज़ल्ट को माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। और ये अब हमारे पास हमारा डेरिवेटिव है एट अ पॉइंट आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, टेकिंग द लिमिट ऑन द बोथ द एक्सप्रेशन एक्स अप्रोचेस ए। यहाँ पर क्योंकि x माइनस ए है तो लिमिट भी अप्रोच करेगी x और a के अकॉर्डिंगली।
एक्स अप्रोचेज ए ही हमारे पास यहाँ पर लिमिट डिसाइड होगी, और ये डेरिवेटिव अब इसका बनेगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ ए। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनना था, इसकी कैलकुलेशन किसके इक्वल थी, एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी जो नंबर यहाँ पर आता है हमारे पास वही यहाँ पर आता है डेरिवेटिव के लिए, राइट। ये ऊपर से भी आप अपनी कैलकुलेशन देख लें कि ये हमारे पास डेरिवेटिव इज इक्वल टू था एफ प्राइम ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था, एक्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपने याद करने हैं ताकि आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली ये 4 स्टेप्स अप्लाई करें और डेरिवेटिव जो है वो आपके सामने आ जाए, ठीक है, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले है फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। बाय डेफिनेशन हमारे पास है, इससे आगे चल के आपको फार्मूलाज भी बताएंगे जिससे डेरिवेटिव लेना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर जो है वो बाय डेफिनेशन पूछ लेता है क्वेश्चन को, तो बाय डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है एफ प्राइम एग्जिस्ट होने चाहिए, कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। तो डेरिवेटिव जो है एफ फंक्शन का वो इन 4 स्टेप्स को यूज़ करके फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, आपने एक्स की जगह चेंजिंग करनी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट। फिर आपने क्या करना है, इस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देना है। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में ऐसा क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें हमने यूज़ किया था ए प्लस एच की कैलकुलेशन और एच की कैलकुलेशन, यानी ये चीज़ अब जिन बच्चों ने सॉल्व की होगी उन्हें पता होगा कि उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। तो ये देखें, यही वाले स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन एक स्टेप मिस है, वो होता है लिमिट का, लेकिन अब यहाँ पर लिमिट का स्टेप भी कैलकुलेट करना है हमने। ओके जी, बैक टू अवर स्टेप्स। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करवाएंगे डेल्टा एक्स से, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड करवाना है, आपने क्या करना है, इस फंक्शन को माइनस करना है इसमें से, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस दिस वन, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। तो अब ये डेल्टा एक्स को ही आपने डिवाइड करवा देना है और उसी की लिमिट अप्लाई करवा देनी है आपने, और ये हमारे 4 स्टेप्स जो हैं ये कंप्लीट हुए, और ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं डेरिवेटिव, राइट। अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एट अ पॉइंट ए, ठीक है, सपोज डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और फिर आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए, ये स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लेना है, और स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करवा देनी है, और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, इसी सब्ट्रैक्शन को एक्स माइनस ए से डिवाइड करवा देना है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये आ गया हमारे पास 3 पे, और 4th पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करवाएंगे एक्स अप्रोच ए। अब आपने एक फर्स्ट मेथड जो आपको डेरिवेटिव का बताया है, और सेकंड ये मेथड एट अ पॉइंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का,
इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। और नोट्स कंप्लीट करते जाएं, बनाते जाएं, अपना काम कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। और जिन बच्चों ने फुल लेक्चर अटेंड किया हो, अच्छे से समझा हो, वो वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हैं जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो थोड़ी सी काम चोरी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओ, एक और बात बच्चों, कमेंट में अपने व्यूज़ भी दिया करें, ठीक है।